तो कविता का शीर्षक है पुरखों की पगडंडी। ये किताबें छन्नी की तरह मेरे विचारों को छानने का काम करती हैं बाबा। ये किताबें छन्नी की तरह मेरे विचारों को छानने का काम करती हैं बाबा। और इन गहरे शब्दों की चिपचिपाहट मेरे दिमाग में इस कदर जम जाती है मानो जैसे फेविकोल दिया हो छिड़क। जितना पढ़ा जीवन पढ़ा, जितना सुना जीवन सुना, जितना लिखूंगा जीवन लिखूंगा बाबा। लेकिन जब सामने देखता हूँ तो मरे हुए लोग नज़र आते हैं बाबा, जिनके धड़ों से मुंडी गायब लगती है, शायद सोचने के लिए किराए पे दी हो कहीं। इन सांप्रदायिक मुंडियों का व्यापार करने वाले लहू के रंग को बांटने का काम करते हैं और सड़क पर छिड़कने का काम करते हैं बाबा। इन धड़ों के बहे लहू से केवल एक मजहब के लिए रोड तैयार होता है। इनके धड़ों से दिल गायब लगते हैं बाबा, इनके धड़ों से दिल गायब लगते हैं बाबा। कुछ थोड़े से पैसों के लालच में किसी सरफिरे आशिक को गिरवी रख दिया हो कहीं, जो प्रेम के नाम पर नन्ही बच्चियों की योनियों को नोचता होगा बाबा। जब इनके पुरखों का जिक्र होता है ना बाबा, ये लंगड़ उठाते और दौड़ते नजर आते हैं, अपने पुश्तैनी आडंबरों का लेकर सहारा अपनी पगड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं पुरजोर। जी, ये एक कविता थी मेरी पुरखों की पगडंडी। एक छोटी सी कविता थी जो मेरा परिवेश है वहाँ के अनुसार। भाई, जब मेरे पिता सूअर की खाल उतारते तो मैं उनके पास बैठता और खुश होता, और अपने पिता की धोती पर लगे खून को देखकर डर सा जाता। पेट भर खाते मोहल्ले के लोग हाथ में लिए सूअर की खाल टॉफ़ी की भांति उसे मुंह में दबाए घूमते फिरते गली गली। ऊंची जाति के लोग हमें देखते और लाल हो जाते जैसे लावा पिघलता है। उनके खून में बड़ी तेज़ी से आता है उबाल। सारी देह उनकी मंत्रों से हमें बांधने का करती है काम। गलियों के बीच छिड़क दिया जाता है अमृत, उच्चारित किए जाते हैं मंत्र जो भस्म कर दे हम सभी को। मगर अफसोस कि वो नहीं छीन सकते थे सूअर की खाल जैसे उन्होंने छीनी थी किताबें। एक जैसे हमारे साथ जो सदियों से चलाता है उसके ऊपर कुछ लिखा था कि सदियों का संताप, आदि सभ्यताओं को रौंदते हुए, जंगलों को करते हुए साफ, तुमने अपनी नई सभ्यताओं को गढ़े वो पाखंड आडंबर, वो रीति रिवाज जिनमें केवल तुम ही हो सकते थे शामिल। तुम ही रच सकते थे ग्रंथ और कला, तुम ही पढ़ सकते थे वेद और पुराण, तुम ही पी सकते थे कुआं से पानी, तुम ही ले सकते थे शिक्षा और ज्ञान। तुम ही को मिले वो महल और ताज, हमें तो दिया एक मटका और झाड़ू, औरतों की छाती से टपकता लहू। हमें तो दिया एक मटका और झाड़ू, औरतों की छाती से टपकता लहू। पानी की प्यास में कटती वो जीभ, घुटनों से उठती वो मैली सी धोती, पैरों के छालों से निकलती मवादें, भरोसों के नाम पर होते वो छल। सेजदों में गूंजती दुल्हनों की किलकारी, बच्चियों का घोटती गला वो दासी प्रथा। एक कविता है पीढ़ियों की ठंडक। जैसे एक छोटा सा बच्चा जो पुश्तैनी काम है उनका, भट्टे की आंच में काम करना, ईंटों को पकाना, एक ऐसा दृश्य देखा तो उससे एक कुछ लिखने का मन किया, तो मैंने एक कविता लिखी भी, पीढ़ियों की ठंडक। भट्टी की आंच से मेरे हाथ जलते हैं माँ, यह कच्ची मिट्टी भी आग में जलने के बाद दहकते लावे के समान लगती है। जैसे लावा हर वस्तु को पिघलाने का करता है काम, ठीक वैसे ही ये आग मेरे जिस्म को रही है जला। न जाने पिता किस तरह करते थे दिन और रात। माँ हंसी और बोली, बिरजू तुम्हारे पिता जब तुम्हें देखते थे तो उनके हाथों में अचानक ठंडक पड़ जाती थी। ठाकुर की गालियों से निकलते लावे से यह भट्टी देती थी कम तपत व जलन। उनकी जूतियों की नोक पिता के हाथों को तेज कर देती थी माँ। उनकी बासी रोटी में क्या इतनी ताकत थी, वो भी एक समय खाने पर। क्या पिता झूठ बोलते थे माँ? तभी माँ को अपनी जूती की नोक से धकेलता हुआ ठाकुर बोला, हराम की खाते हो कामचोर। माँ की आंखों से निकलते आंसू ने बर्फ़ का काम किया और मेरे हाथों में भी महसूस हुई ठंडक। यही ठंडक शायद बनी रहे सदियों तक। जो सदियों से जो गले सड़े मांस की जो परंपरा है, भाई ये एक टैग लगा दिया, भाई मांसाहारी लोग या तो मुस्लिम्स होंगे या फिर दलित होंगे। अब जो मांस की जो परंपरा है वो आई कैसे, उसके ऊपर कुछ लिखा था कि भूख से तड़पते लोगों को रोटी ना मिली, तब हमने चुना सड़ा गला मांस।
जिसने हमारी भूख को शांत किया उस वक्त। बिना चप्पलों के हमारे पाँव में पड़ते फफोले, बिना कुर्ते के तपता और बांस मारता बदन, समाज के नाम पर गांव की परिधि से बाहर झोंपड़े, बातों के नाम पर मिलती गालियां, निशानियों के नाम पर काला डोर, काम के नाम पर मैला उठाना, ये सब हमने सहा और तुमने चुना हमारे लिए, पर मौत नहीं चुन पाए। ये सब हमने सहा और तुमने चुना हमारे लिए, पर मौत नहीं चुन पाए। लेकिन ये सब मौत से बदतर था हमारे लिए। बेहतर होता हम चुन लेते मौत, हमारी या तुम्हारी। बंधुआ मजदूर की जो एक मेरे जीजा जी हैं वो काम करते हैं, जैसे साजी बोल देते हैं वो उसमें। यहाँ पे सीरी एक कॉमन वर्ड है, सीरी। तो उसके ऊपर एक कविता लिखी थी कि जब मैं खेतों में जाता हूँ, थोड़ा सा सर विचार नु माहौल हो गया, अगर एक प्रेम पर पढ़ दूँ तो थोड़ी सी छोटी सी कविता। एक कविता के शीर्षक है पीली शाम। एक लाल पीली शाम, हरे पत्तों का पीले होकर टूटना, बारिश की बूंदों से झड़ता रिश्ता तना, आंखों में रुआसापन, हाथों में काली चाय का कप, खेतों की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, और दूर छत पर पीली साड़ी लपेटे भीगती बारिश में तुम्हारे थिरकते पाँव की पाजेब से जो संगीत निकलता है वह गर्जने पर करता है मजबूर बिजली की कौंध को, उसकी तेज ध्वनि के घमंड को करता है चूर। सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी की तरह झरता पानी तुम्हारी देह के उभरे वक्स पर ठहर ठहर कर नीचे फिसलता है। चाय का आखिरी घूंट, बारिश का बंद होना और तुम्हारा भीतर जाना, ये सभी क्षण भर था मेरे लिए, शायद गौण अनुभूति बनी रहे उम्र भर। एक जो मेरा परिवेश है उसके ऊपर एक कविता लिखी थी मैंने, भविष्य। भाई मैं अपने परिवेश से यहाँ तक कैसे आया, कि कमज़ोर कहूँ या दबे हुए या फिर पिछड़े, एक शब्द मेरे दिमाग में फिट नहीं होता। बदतर हालातों से निकलती गली, पास ही जानवर के लहू से उठती सड़ान, गली में काले लोगों का लगा जमावड़ा, एक सुअर की लाश को ढेरियों में बांटते लोग जिनके बदन एकदम काले हैं। तेज़ धूप ने इनके बदन की चमड़ी को जला दिया, या गंदी नालियों की काली परत को साफ करते करते इनकी चमड़ी हो गई है काली। या दूध की जगह चाय ही पीते हैं, या फिर लाल जहर, या हो सकता है यही मूल भारतीय हों। उनके बाल इस कदर चिपके हैं जैसे नहाए ना हों सदियों से। भिन भिनाती मक्खियों में बैठी एक माँ अपनी छाती में एक शिशु को चिपकाए हुए एक हाथ में थाली को आगे करती और बोलती है, मेरा मर्द बीमार है, मेरे हिस्से का ढेर दो ना। कंकाल रूपी बच्चे जिनकी छाती से केवल हड्डी ही झलकती है, कुछ शिकार है कुपोषण का। मेरे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ते बच्चों की। जब मैं तुलना करता हूँ तो मेरी सारी दिमागी नस बंद पड़ जाती है। इन लोगों के बीच से निकल मैं कितनी दूर गया हूँ, कितने संघर्षों का सामना करता हुआ मेरे ही लोग मुझे बाबू साहब बोलते हैं। मेरे पिता अपनी साइकिल उठाकर गलियों की नाली साफ़ करने के लिए निकलते हैं। समझ आता है तब कि ये संघर्ष मेरा नहीं, मेरे पिता का है, जिसने लोगों की नालियों के साथ साथ मेरे भविष्य को साफ़ किया। एक मैंने यहाँ पे एक अपने साथी हैं कपिल जी, हमारे बड़े हैं, उनसे मैंने काफ़ी सीखा लिखने के लिए। तो मैंने उनसे प्रभावित होकर एक कविता लिखी थी उनके ऊपर, तो मैं वो सुनाता हूँ आपको। और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुक्तिबोध की थोड़ी थोड़ी सी झलक मुझे मिलती है उनमें। तो सपने में बाबा मुक्तिबोध कविता का शीर्षक है ये। भाई 302 नंबर हॉस्टल के कमरे की दीवार काली पहाड़ नुमा सी लगती है। न जाने कितने ही बीड़ी के बंडल दफन हैं इस काली छाया में। इस काली छाया से तस्वीर बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। हर बार एक तस्वीर निकलती है भूखे और तड़पते लोगों की। न जाने क्यों बाबा मुक्तिबोध सपनों में आने लगे। अचानक मैं अपनी सुलगती बीड़ी उनके सामने रखता और बैठते हुए पूछता हूँ, बाबा मुझे बावड़ी का पता बताओ ना। अचानक मेरी मूंछ के बालों से उठता हुआ धुआं मेरी आंखों पर थप्पड़ जड़ते हुए ऊँग से उठाता है। ये काम बीड़ी के आखिरी घूंट का था। बीड़ी खत्म होते ही पैंट की फटी जेब में फटा 10 का नोट याद आता है। साथ ही जूतों के फटे गोल गोल छेद दिखाई देते हैं जिन्हें मैं बार बार नकार देता हूँ। साथ ही खिड़की में झूलता कुर्ता देता है दिखाई
जिसमें 10 के लगभग छेद हो सकते हैं। हर रात सोते वक्त अपने आप से नया सिलाने का करता हूँ वादा, जैसे मैं अपनी प्रेमिका से करता था उस वक्त। लेकिन इस सभी के बीच मैंने सामने नज़र टिकाई, देखा कि मेरी किताबें चमक रही हैं, नई हैं, क्योंकि मेरी दूसरी जेब का नोट केवल किताबें खरीदता है। एक औरतों के ऊपर लिखी थी मैंने, स्त्री के ऊपर। स्त्री विमर्श भी ज़रूरी है, साथ साथ चलता रहना चाहिए। कि वजूद, आखिर स्त्री का वजूद स्त्री ने ही ख़त्म किया। कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, हमारा तो है ही सारा 100%, लेकिन कहीं ना कहीं 10% उनका भी है। कहते हैं, ए स्त्री, जब तुम पैदा हुई तुमने चाहा पिता को, जब आए त्योहार तुमने चाहा भाई को, जब तुम जवान हुई तुमने चाहा प्रेमी को, जब तुम माँ बनी तुमने चाहा पुत्र को। इन सभी के बीच तुमने स्त्री को कभी नहीं चाहा। स्त्री के वजूद को ख़त्म करने में तुमने साथ दिया पुरुषों का पुरजोर।